So the topics that we are going to cover in this unit are introduction of the revolt, causes of the revolt, reasons of the failure of revolt, the result of the mutiny. जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में हमेशा इन्हीं 4 टॉपिक्स आते हैं, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं. सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड. यूनिट 4 द ग्रेट रिबेलियन, इट्स कॉजेज एंड द नेचर. द ग्रेट रिबेलियन, द रिवोल्ट ऑफ 1857, द सिपोइज म्यूटिनी. तीनों जो चीज़ें थी हम एक ही का नाम था. द ग्रेट रिबेलियन हिस्टोरियंस बोलते थे. द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था हमारे सिपोइज बोलते थे या फिर रिबेलियंस बोलते थे. और द सिपोइज म्यूटिनी जो था ब्रिटिशर्स बोलते थे. अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति. इट वॉज द फर्स्ट मेजर चैलेंज टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. अंग्रेजी सरकार के खिलाफ पहला ऐसा चैलेंज था जो कि इंडियंस ने छेड़ा था. इससे पहले इतनी बड़ी लड़ाई, इतना बड़ा विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ कभी भी नहीं हुआ था. ब्रोक आउट ऑन May 10, 1857. 10 मई 1857 को ये ब्रोक आउट हुआ था. Soon it spread to the other parts of the country and became a full-fledged rebellion against the British. जल्दी ये जो रिबेल था बाकी पार्ट जो थे कंट्री के उनमें भी फैल गया था और एक बहुत बड़ा विद्रोह बन गया था अंग्रेजों के खिलाफ. द मेन एम ऑफ द रिबेल वॉज टू ड्राइव ब्रिटिशर्स आउट ऑफ इंडिया. जो मेन एम था रिबेल का, जो मेन एम था इस विद्रोह को, वो क्या था? ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना. क्रस्ड आफ्टर अ लॉन्ग एंड हार्ड फॉट बैटल. काफ़ी लंबे और हार्ड फोर्ट यानी काफ़ी संघर्ष भरे बैटल के बाद ही क्रस्ट कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा. इम्पैक्ट जो था इसका काफ़ी डीप था हमारी इंडियन हिस्ट्री पे. अब एकदम से तो हमारे रिवोल्टीज़ के मन में आया नहीं होगा कि चलो रिवोल्ट करते हैं, चलो विद्रोह करते हैं, चलो अंग्रेज़ों को भगाते हैं. एकदम से किसी के मन में नहीं आती ये चीज़ें. कुछ तो रीजंस रहे होंगे ना जिस वजह से उनको ऐसा महसूस हुआ कि अब हमें आज़ादी चाहिए, अब हमें क्रांति की ज़रूरत है. तो वो कोजेस क्या थे, क्या कारण क्या थे इस रिवोल्ट ऑफ 1857 के. अब हमारा सेकंड टॉपिक वही है, सेकंड टॉपिक कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857. सो 5 मेन कॉजेज थे. पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, सोशल रिलीजियस कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज एंड द इमीडिएट कॉजेज. अब इन पांचों को डिटेल में पढ़ते हैं. पॉलिटिकल कॉजेज. पॉलिटिकल कॉजेज 2 थे हमारे मेन, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम और द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. अब इन दोनों को भी डिटेल में पढ़ते हैं. व्हाट आर दे? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था, लॉर्ड वेलेस्ली जो हमारे गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, इन 1798 में लाया था उन्होंने. ये ट्रीटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में. Those who signed this treaty would be provided with protection against any external or internal attacks. जो भी इस ट्रीटी को साइन करता था उन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी. कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी. चाहे वो एक्सटर्नल अटैक्स हो जाए उनके ऊपर, चाहे कोई इंटरनल अटैक हो, उन सबको प्रोवाइड कौन करेगी, उन सबकी हेल्प कौन करेगी, उन सबको प्रोटेक्ट कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी. राजा को खुद की आर्मी का यूज़ उसमें नहीं करना होता था. अब इतना सब ईस्ट इंडिया कंपनी उसके लिए कर रही है वो, और प्रिंसली रूलर्स के लिए बाकियों से लड़ेगी, तो वो कुछ तो उनसे एक्सपेक्ट भी कर रही होगी ना कि भाई कुछ तो वो भी उनके लिए करे. तो वो क्या था? रूलर हैड टू डिसॉल्व हिज आर्मी. जो रूलर था उसको अपनी आर्मी क्या करनी होती थी? डिसॉल्व करनी होती थी, यानी ख़त्म करनी होती थी. गिव सम पेमेंट फॉर द ब्रिटिश आर्मीज मेंटेनेंस. कुछ पैसे देने होते थे जिससे ब्रिटिश आर्मी की मेंटेनेंस में जो काम आए. गिव अप फॉरेन पॉलिसी एंड अफेयर्स. उसको अपनी फॉरेन पॉलिसी और अफेयर्स को क्या करना होता था? गिव अप करना होता था. यानी कोई भी उनको डिसीजंस लेना अपने फॉरेन रिलेशंस इस्टेब्लिश करने से के लिए, वो सब उनको किससे पूछ के लेना पड़ेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछ के लेना पड़ेगा. ब्रिटिश आर्म कॉन्टिनेंट विल बी स्टेशन इन द कंट्री. और जो एक ब्रिटिश आर्मी का जो ट्रूप था वो कहाँ कर रख दिया जाता? जो भी टेरिटरी, जो भी प्रिंसली स्टेट उसके साथ वो साइन करती थी ट्रीटी, उनकी टेरिटरी में एक ब्रिटिश आर्म का एक जो ट्रूप था वो वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया जाता था. अब इसके थ्रू क्या करती थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी? इनडायरेक्टली राजा से सत्ता लेती थी. डायरेक्ट तो उन्होंने नहीं बोला ना तुम हम छीन लिया डायरेक्टली उनसे, ऐसा तो नहीं होता था. ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ट्रीटी निकाली जिसके थ्रू वो इनडायरेक्टली क्या कर रही थी? राजा से सत्ता ले रही थी. ना राजा के हाथ में उसकी आर्मी रही, ना राजा के पास उसके इकनॉमी इतनी अच्छी रही क्योंकि उसको पैसे भी देने पड़ते थे. उसकी फॉरेन पॉलिसीज भी उसको ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछ के करनी पड़ेगी. तो इनडायरेक्टली वो राजा से क्या ले रही थी? सत्ता ले रही थी. जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स थी उसमें क्या था? डायरेक्टली राजा से सत्ता ले लेती थी. कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी. अब ये क्या थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स?
लॉर्ड डलहौजी जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, वो लाए थे 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। अब ये क्या थी, इसमें सिंपल ये था कि अगर राजा है, उसका कोई बायोलॉजिकल हायर नहीं है, बायोलॉजिकल हायर मतलब उसका कोई सगा बेटा नहीं है, खुद का बेटा नहीं है, तो उसकी जो ज़मीन है राजा के मरने के बाद किसके अंडर आ जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगी। ना उनको किसी की साइन करवाने की ज़रूरत पड़ेगी राजा से, ना किसी और चीज़ की, सीधी डायरेक्ट प्रॉपर्टी कौन एनेक्स कर लेगा, हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी उसको एनेक्स कर लेगी राजा की प्रॉपर्टी को। इसमें कि सिंपल यही है कि इन केस अ रूलर ऑफ एनी प्रिंसली स्टेट डाइट, कोई भी रूलर मर जाता है तो विदाउट हैविंग एनी बायोलॉजिकल हायर, कोई भी उसके सगे या खुद के बेटे के अलावा, तो देन द कंपनी विल एनेक्स द स्टेट, तो जो कंपनी है वो क्या कर लेगी, उसको हड़प लेगी, उसकी ज़मीन को, उसकी टेरिटरी को। ऑल्सो नोन एज पॉलिसी ऑफ एनेक्शन, इस पॉलिसी को क्या भी बोला जाता है, पॉलिसी ऑफ एनेक्शन भी बोला जाता है। इसको सबसे पहले इम्पोज किया था फर्स्ट टाइम सतारा पे, एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे 1848 में। लेटर ऑन मैनी स्टेट्स वर एनेक्स लाइक, फिर धीरे धीरे काफ़ी और स्टेट्स भी एनेक्स हो गई थी, जैसे कि झांसी, नागपुर, उदयपुर एक्सेट्रा एंड मैनी वो। जैसे झांसी का तो आपने मणिकर्णिका मूवी में भी देखा होगा, उसमें भी इसका डिस्कशन किया हुआ कि दिखाया हुआ है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्स कर लिया था झांसी स्टेट को। फिर सेकंड कॉजेज है हमारे इकोनॉमिक कॉजेज, यानी आर्थिक कारण क्या थे। पीजेंट्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय ब्रिटिशर्स एंड मनी लैंडर्स, जो हमारे किसान थे वो किसके द्वारा एक्सप्लॉइट कर दिए जाते थे, ब्रिटिशर्स और मनी लैंडर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिए जाते थे। क्राफ्ट्समैन वर जॉबलेस, क्राफ्ट्समैन यानी जो बूनिंग, जो क्राफ्ट का काम करते थे, जैसे कपड़ों वगैरह का काम करते थे या किसी और चीज़ का काम करते थे, वो क्या कर दिए थे, जॉबलेस हो गए, तो उनके पास अपनी जॉब के लिए जॉब थी ही नहीं। वो कैसे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया से रॉ मटेरियल लेती थी और उसको कहाँ लेके जाती थी, ब्रिटेन लेके जाती थी, वहाँ से फाइन प्रोडक्ट्स बनाती और फिर इंडिया में वापसी लेके आती, और ये होते थे चीप, ये चीप प्रोडक्ट्स होते थे। तो इन चीप प्रोडक्ट्स को जो था हमारे लोग खरीदते थे फिर, क्योंकि हमारे जो खुद के प्रोडक्ट्स होते थे खादी वगैरह के, वो क्या होते थे, महंगे होते थे, ये चीप होते थे, लोग इनको ज़्यादा पहनते थे। तो धीरे धीरे जो हमारे इंडियन क्राफ्ट्समैन थे, इनकी क्या हो गई थी, जॉब ख़त्म हो गई थी, इनके पास जॉब रही ही नहीं थी। और फिर थर्ड है हमारा इम्पोजिशन ऑफ पॉकेट एरिया ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। अब भाई कुछ कुछ पॉकेट एरिया ट्रांसफॉर्मेशन लाए सिस्टम्स हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जैसे पहला था परमानेंट सेटलमेंट। अब ये क्या था, अगर एक ज़मीन है, ये ज़मीन अगर किसी को दे दी जाती है तो उसको बोल दिया जाता है कि है ना, आपको हमको मंथली या ईयरली 4,000 रुपये देने हैं, चाहे आपकी ज़मीन पे फिर आपके पे चाहे 6,000 का हो या फिर 8,000 की सेविंग्स हो या फिर 2,000 की हो, बट हम आपसे कितना टैक्स लेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, हमसे 4,000 रुपये टैक्स लेगी। तो फिर ये थी हमारी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जो कि सबसे पहले बंगाल में लगाई थी। किसने लगाई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाई थी। अब जो इसको पे नहीं कर पाते थे, चाहे 8,000 का, जो 8,000 कमाएगा वो तो 4,000 ईजिली दे देगा, बट जो कमाएगा ही 2,000 रुपये, वो तो 4,000 रुपये कैसे देगा, वो तो नुकसान में रहेगा। तो जो पहला अमाउंट रखा था ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो बहुत ज़्यादा हाई था, इस वजह से ये वाली जो पॉलिसी थी, परमानेंट सेटलमेंट जो सिस्टम था, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। अब हमारा अगला है महालवारी सिस्टम। अब महालवारी सिस्टम जो था सेंट्रल इंडिया में था, जिसको लाया था विलियम बेंटेक ने। महालवारी सिस्टम क्या होता था, एक जैसे पूरा गांव हो गया या फिर 2-3 गांव को मिला के एक महाल बना दिया जाता था, और उनका एक लीडर होता था जो कि इन सबका टैक्स कलेक्ट करके किसको दे के आता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे के आता था। वहीं जो रैयतवारी सिस्टम होता था, रैयत का मतलब ही होता है पीजेंट, ये था साउथ इंडिया में। इसको लाए थे होल्ट मैकेंजी। इसमें भी क्या होता था, एक सिंगल जो पीजेंट होता है वो अपना टैक्स खुद जाके पे करता था। जैसे महालवारी में तो काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे गाँवों का, जैसे एक महल ने कलेक्ट करा, एक लीडर ने कलेक्ट करा और वो दे के आया, बट रैयतवारी में हर पीजेंट अपना टैक्स खुद दे के आता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। हैवी इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस ऑन पीजेंट्स एंड जमींदार्स, भाई बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगा दिए गए थे। जैसे मैंने अभी आपको ये पीछे सिस्टम्स बताए, इनमें भी बहुत ज़्यादा इनिशियल अमाउंट जो करते थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बहुत ज़्यादा हाई थी, जो कि इंडियन पीजेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। फिर थे इसके अलावा भी कुछ और इकोनॉमिक कॉजेज़ भी हैं, जैसे कि जो हमारे ओल्ड ज़मींदार्स वगैरह थे ना, उनको भी रिप्लेस कर दिया गया था मनी लैंडर्स के द्वारा, जो कि
इंग्लिश जो कि पढ़ी लिखी क्लास होती थी मनी लैंडर्स की, उनको लगा दिया गया था, किसके हटा के, ज़मींदार को हटा के मनी लैंडर्स को लगा दिया गया था, इसलिए ज़मींदार भी खुश नहीं थे। तो एक रीज़न वो भी है इसका। मिलिट्री कॉजेज़ थर्ड है हमारे, मिलिट्री कॉजेज़। अब मिलिट्री के भी रीजंस क्या क्या थे। पहला है लेस वेजेस। द इंडियन सिपोइज वर पेड लेस देन यूरोपियन सिपोइज ऑफ सेम रैंक। जो इंडियन सिपोइज थे उनको क्या किया जाता था, कम पे किया जाता था यूरोपियन सिपोइज के मुकाबले, बेशक से उनकी रैंक क्या थी, सेम होती थी। फार अवे पोस्टिंग, जो इंडियन सिपोइज वर रिक्वायर्ड टू सर्व इन एरियाज फार अवे फ्रॉम देयर होम्स। जो इंडियन सिपोइज थे उनको अपने घर से बहुत दूर दूर पोस्टिंग मिलती थी। दूर दूर का मतलब है कि उनको जाके यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जाके अपना क्या करनी होती थी, सर्विस प्रोवाइड करनी होती थी। जैसे ब्रिटेन वगैरह में जाके भी उनकी सर्विस प्रोवाइड करनी होती थी उन्हें। इससे भी लोग खुश नहीं थे। लेस वेजेस थी, उनको अपनी पोस्टिंग्स बहुत दूर दूर मिलती थी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कैसे था, नो इंडियन सोल्जर को राइज अबव द रैंक ऑफ सूबेदार विद इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। भाई एक होती है सूबेदार की पोस्ट, सूबेदार की पोस्ट से ऊपर की कोई भी इंडियन की रैंक नहीं होती थी। लास्ट रैंक सूबेदार के देते थे वो मोस्टली इंडियंस को। उससे ऊपर की रैंक हमेशा किन के पास होती थी, ब्रिटिशर्स के पास होती थी। उससे बड़ी रैंक, वो सूबेदार से बड़ी रैंक कभी भी इंडियन सिपोइज को नहीं देते थे। अब ये थे हमारे कुछ मिलिट्री कॉजेज। अब फोर्थ है हमारे सोशल रिलीजियस कॉजेज क्या थे, यानी सोसाइटी और रिलीजन से रिलेटेड भी कॉजेज थे कुछ हमारे इस विद्रोह के। वो क्या थे, एबोलिशन ऑफ प्रैक्टिसेस लाइक सती, फीमेल इन्फेक्टिसाइड्स एंड द लीगलाइजिंग ऑफ विडो रीमैरिज आर कंसिडर्ड थ्रेट्स टू सोशल स्ट्रक्चर। जैसे कि ये प्रैक्टिसेस थे, हम सुनते आते हैं हमेशा कि सती प्रथा हो गई, फीमेल इन्फेक्टिसाइड्स यानी फीमेल्स को, जो फीमेल चाइल्ड्स है उनको मार देना, लीगलाइजिंग ऑफ विडो रीमैरिज यानी विडोज़ का रीमैरिज का जो था, ये सब जो चीज़ें थी ना हमारे में, हमारी कंट्री में जो ब्रिटिशर्स के काफ़ी सारे जो गवर्नर्स आए थे, उन्होंने ये चीज़ें काफ़ी ख़त्म कर दी थी। ये सब हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे कि किसने क्या ख़त्म किया था, कब ख़त्म की थी, कौन सी वाली प्रैक्टिस किसने करी थी, कैसे की थी। तो ये जो प्रैक्टिसेस थी ये ख़त्म हो कर दी जा रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो एक ये रीज़न था कि भाई हमारी तो प्रैक्टिसेस जो ये पहले बहुत लीगल शास्त्रों में लिखी हुई मानते थे इनको लोग, कि ये सारी प्रैक्टिसेस शास्त्रों में लिखी हैं, पर जैसे कि ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दी थी तो इससे भी लोग, सोसाइटी खुश नहीं थी। वेस्टर्न मेथड्स ऑफ एजुकेशन। Introducing Western methods of education was directly challenging the orthodoxies for Hindus and Muslim। भाई नए नए तरीके आ रहे थे पढ़ाने के, स्कूल्स में मिशनरी स्कूल्स खुल रहे थे, इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी, तो लोगों को, हिंदूज हो गए या मुस्लिम्स हो गए, किसी को भी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, तो वो उसके खिलाफ थे। जो कि कट्टर हिंदू मुस्लिम थे, ऑर्थोडॉक्स होते थे, उनको तो ये बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि वेस्टर्न मेथड्स का अडॉप्ट करना एजुकेशन में। और फिर होता है स्प्रेडिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन। द पीपल वर कन्विंस दैट द गवर्नमेंट वॉज प्लानिंग टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी। भाई ये हो रहा था कि काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिशर्स थे, तो सोच रहे थे जो जो सिपोइज बन जाएंगे, कोई सोसाइटी के जो लोग हैं जो पढ़ेगा इंग्लिश, वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था हमारे विद्रोह का, कि लोगों को डर था कि जो ब्रिटिशर्स है वो इंडियंस को किस में कन्वर्ट करवा रहे हैं, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा रहे हैं। अब लास्ट जो हमारा कोज है वो है इमीडिएट कोज। वो क्या थे, र्यूमर इंसिडेंट ऑफ ग्रीस कैटरेजेस। ये क्या था कि हमारी जो न्यू राइफल्स आई थी, पहले इसी से पढ़ लेते हैं। र्यूमर स्प्रेड दैट द कैटरेजेस ऑफ द न्यू एनफील्ड राइफल्स वर ग्रेस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। तो एक र्यूमर फैला था कि है ना, जो हमारी न्यू कैटरेजेस, न्यू राइफल्स आई हैं, उसमें जो है काउज और पिग्स का जो है फैट है वो मिला हुआ है उसमें, और जिसको फिर वो मुंह से ओपन करते हैं जब उसको चलाते हैं। तो ये इस चीज़ के खिलाफ हिंदूज भी थे और मुस्लिम्स भी थे, तो वो इस चीज़ से बहुत, क्योंकि वो इनको अपना वो इस चीज़ से खुश नहीं थे, इसलिए एक र्यूमर ये फैला था। तो इन मार्च 1857 मंगल पांडे, हमने इनका सुना भी होगा मंगल पांडे जी के बारे में, कि ये एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे। इन्होंने मार्च 1857 में इन्होंने 2 ब्रिटिश अपने ऑफिसर्स को, अपने सीनियर ऑफिसर्स पे अटैक कर दिया था। 29 मार्च 1857 को इन्होंने अटैक कर दिया था उनके ऊपर। फिर जिसके रिज़ल्ट में जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जो इनको डेथ पे इनको हैंग कर दिया था, इनको फांसी दे दी थी 8 अप्रैल 1857 को, यानी उनकी डेथ के
10 दिन बाद ही इनको फांसी दे दी गई थी। फिर एक इमीडिएट कॉज ये था, और एक था हमारा जो 9 में 1857 को 85 सोल्जर्स जो होते हैं मेरठ में रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं न्यू राइफल जो आई थी उनको यूज़ करने से, तो उनको 10 साल की सज़ा सुना दी जाती है। तो 9 मई को जब ये होता है तो फिर 10 में 1857 से विद्रोह शुरू हो जाता है। तो ये 3 हमारे इमीडिएट कॉज थे, र्यूमर फैलना, ग्रीस कार्ट्रिजेस का, मंगल पांडे की डेथ, और 9 मई को जो 85 सोल्जर्स ने मेरठ में रिफ्यूज़ कर दिया था न्यू राइफल्स को। ये अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीजंस ऑफ द फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो अभी हमने देखा कॉजेज, कुछ कॉजेज थे हमारे रिवोल्ट ऑफ 1857 के। अब भाई हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में देखा था वो काफ़ी वो क्रश्ड कर दिया गया था हमारे रिवोल्ट लॉन्ग और हार्ड फॉट बैटल के बाद। तो इसके रीज़न फेल क्यों हुआ, हमारा रिवोल्ट फेल क्यों हो पाया, उसके रीजंस हैं कुछ। पहला है लिमिटेड अपराइजिंग, ए लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री रिमेन अनअफेक्टेड बाय इट लाइक वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया। लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री यानी बहुत बड़ा पार्ट जो था ना कंट्री का वो इसमें मिला ही नहीं था, उन्होंने तो लड़ाई करी ही नहीं थी, उन्होंने तो विद्रोह छेड़ा ही नहीं था, वो तो इसका पार्ट ही नहीं बने थे। जैसे कि साउथर्न इंडियन स्टेट्स जो थी वो इसका पार्ट नहीं बनी थी, वेस्टर्न स्टेट्स जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, ये भी इसका पार्ट्स नहीं बनी थी। अब ये पार्ट्स क्यों नहीं बनी थी, जैसे कि जो कि हमारे लार्ज प्रिंसली स्टेट्स लाइक हैदराबाद, मैसूर, ट्रेवनकोर, राजपूताना एक्सेट्रा डिड नॉट जॉइन रिबेलियंस। ये काफ़ी बड़ी बड़ी प्रिंसली स्टेट्स थी, जैसे हैदराबाद के निज़ाम हो गए, मैसूर, ट्रेवनकोर, राजपूताना एक्सेट्रा, इन सब ने क्या किया था, रिबेल को ज्वाइन ही नहीं किया था। जैसे कुछ का मानना था, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स थी, जो राजपूत वगैरह थे और सिंधीज थे, इनका मानना था कि हमारे तो बायोलॉजिकल हायर है ही, तो हमें तो क्या ही दिक्कत है, हमारी ज़मीन थोड़ी ना हड़पी जा रही है। तो बहुत लिमिटेड अपराइजिंग थी, पूरा पार्ट जो था पूरी कंट्री ने इसमें मिलके पार्ट नहीं लिया था। फिर सेकंड था नो इफेक्टिव लीडरशिप, देयर इज़ नो सच इफेक्टिव लीडरशिप, यानी कोई भी एक बड़ा ऐसा लीडर नहीं था जो इसमें पूरे उसको चला रहा हो अच्छे से, पूरे विद्रोह को अच्छे से, रिवोल्ट को अच्छे से चला रहा हो। कोई भी एक सिंगल रूलर ऐसा नहीं था जिसने पूरे उसको संभाल रखा हो। ऑल्दो नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई वर ब्रेव लीडर्स, नाना साहेब हो गए, तात्या टोपे हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, ये काफ़ी अच्छे लीडर्स थे, बट दे कुडंट ऑफर इफेक्टिव लीडरशिप टू द मूवमेंट एज अ वोल। बट ये पूरे के पूरे रिवोल्ट को एक एज अ वोल नहीं चला पाए थे, ये सिर्फ अपने अपने पार्ट में ही अच्छे से कर पाए थे, पूरे उसको नहीं चला पाए थे रिवोल्ट को। जैसे नाना साहेब ने कानपुर में, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में अच्छे से करा, तो पूरा जो रिवोल्ट था वो अच्छे से नहीं चल पाया था क्योंकि एक इफेक्टिव लीडर कोई भी नहीं था ओवरऑल। थर्ड है लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज भी इतनी अच्छी नहीं थी, जो रिबेल्स थे लैक रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मैन एंड मनी। भाई ना इतने पैसे थे और ना मैन थे, मैन इन द सेंस कि हमारे पास ना इतनी ज़्यादा लोग जो जुड़े हुए हों, जैसे कि बताए काफ़ी ज़्यादा बहुत लिमिटेड अपराइजिंग थी, काफ़ी पार्ट्स ऑफ जो कंट्री था उन्होंने तो ज्वाइन किया ही नहीं था रिवोल्ट, तो काफ़ी मैन की भी कमी थी और मनी, यानी हमारे पास पैसे भी इतने नहीं थे कि हम खर्च कर पाएँ, हम आर्मी राइफल्स भी नहीं थी हमारे पास तो इतनी। वहीं जो ब्रिटिशर्स थे ऑन द अदर हैंड हैड स्टेडी सप्लाई ऑफ मैन, मनी एंड आर्म्स इन इंडिया, उनके पास मैन भी थे, मनी भी थी और आर्म्स भी थी। इवन कुछ मैन तो जैसे कि जो कुछ आर्मीज थी, जैसे सिख्स हो गए, पंजाब से बंगाल हो गए, ये तो हमारे इंडियंस होते हुए भी इन्होंने भी हमारे रिवोल्ट को क्रश करने में हेल्प करी थी ब्रिटिशर्स की। तो उनके पास तो मैन भी थे, मनी भी थी और आर्म्स भी थे, यानी राइफल्स वगैरह भी अवेलेबल थी, बट इंडियंस के पास इतनी नहीं थी। नो पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास, यानी जो मिडिल क्लास थी उसने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। जैसे जो इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, रिच मर्चेंट्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, जमींदार ऑफ बंगाल हो गए, हेल्प द ब्रिटिश टू सपोर्ट द रिवोल्ट। इन्होंने किसको हेल्प किया, ब्रिटिशर्स को हेल्प किया कि इस रिवोल्ट को दबाने में। यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अब ब्रिटिशर्स के पास तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी थी लाइक टेलीग्राफ, जिसके थ्रू वो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज ट्रांसफ़र कर पा रहे थे। वहीं इंडियंस के पास जो थी टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी, रिवोल्टीज़ के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो मोस्टली क्या करते थे, जो रोटी होती थी ना, रोटी के थ्रू अपना मैसेज ट्रांसफ़र करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे।
और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग लीडर्स, देर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द लीडर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। मतलब एक लीडर की दूसरे लीडर से कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं यहाँ से रिवोल्ट शुरू कर रहा हूँ, तुम यहाँ से शुरू करो, ताकि ब्रिटिशर्स पे प्रेशर बने। बट वो कोऑर्डिनेशन ही नहीं था, क्योंकि कोई इफेक्टिव लीडर नहीं था। एक लीडर होता तो वो तो सबको कोऑर्डिनेट करने को बोलता ना, कि तुम यहाँ से करना, तुम यहाँ से करना। तो ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सारे के सारे जो हमारे फेलियर्स के रीजंस हैं। लीडर अच्छा होता तो अच्छे से कोऑर्डिनेशंस भी होता सबके बीच में, बट ना अच्छा लीडर होने की वजह से इसलिए सबके बीच में क्या था, कोऑर्डिनेशन की भी कमी थी। अब हमारा लास्ट टॉपिक है द रिजल्ट ऑफ म्यूटिनी। मतलब अब जो इतनी क्रांति हुई हमारी, इसका रिजल्ट क्या आया हमारे सामने। द सोशियो कल्चरल, पहला है सोशियो कल्चरल रिजल्ट क्या था हमारा। द ओल्ड पॉलिसी ऑफ प्रमोटिंग रिफॉर्म्स वर अबंडेंट बिकॉज इट वॉज एज्यूम्ड दैट इट वॉज द पॉलिसी विच हैड बीन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ द राइजिंग ऑफ 1857। जो हमने देखा था ना, पॉलिसीज आ रही थी कि रिफॉर्म्स ला रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में, जैसे कि सती प्रथा को एबॉलिश करना, फीमेल इन्फेक्टिसाइड को एबॉलिश करना, विडो रीमैरिज लाना, ये सारी चीज़ें रिफॉर्म्स ला रही थी हमारी सोसाइटी में। ये सारी चीज़ें जो ला रही थी, उन्होंने सोचा कि यही एक रीज़न है कि 1857 का रिवोल्ट हो रहा है। तो उन्होंने जो बाकी की जो सोसाइटी की रिफॉर्म्स थे वो क्या कर दिए थे, ख़त्म कर दिए थे। उन्होंने बाकी रिफॉर्म्स लाने की नहीं सोची। इसके अलावा जो मुस्लिम रेनेसेंस था विच हैड बीन ग्रोइंग इन दिल्ली बिफोर 1857 गोट एन इरिप्लेसेबल शॉक। इसके अलावा जो मुस्लिम्स का जो दबदबा बढ़ रहा था दिल्ली के एरिया में 1857 से पहले, वो भी क्या गया था, शॉक हो गया था। मतलब उसको भी एक शॉक लगा था, वो भी थम गया था। फिर है हमारा आर्मी। अब आर्मी में भी क्या चेंजेस आए थे वो पढ़ते हैं। आर्मी, द ब्रिटिश आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज। जो ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी थी वो पूरी की पूरी क्या करी थी, रीऑर्गेनाइज करी थी, दोबारा से बनाई थी। और द पोर्शन ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स इंक्रीज इन इंडियन आर्मी, यानी जो इंडियंस का जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें जो इंडियंस के इंडियंस की जो इंडियन ट्रूप्स की, सो द प्रोपोर्शन ब्रिटिश ट्रूप्स इंक्रीज इन इंडियन आर्मी, यानी ब्रिटिशर्स की जो प्रोपोर्शन थी वो ज़्यादा कर दी गई थी और इंडियंस कम कर दिए गए थे इंडियन आर्मी में। ऑल हायर अपॉइंटमेंट्स वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश। जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट थी वो सब किसके लिए रिजर्व कर दी गई थी, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व कर दी गई थी। द मोस्टली पंजाब इंडियन ट्रूप्स रिक्रूटेड फ्रॉम पंजाब एंड गढ़वाल। जो ज़्यादातर ट्रूप्स थे वो कहाँ से रिक्रूटेड करे गए, कहाँ से लाए गए, कहाँ से लिए गए, वो थे पंजाब और गढ़वाल से लिए गए थे सिर्फ, क्योंकि वहाँ के लोगों ने रिवोल्ट में पार्ट नहीं लिया था और उन्होंने रिवोल्ट को सप्रेस करने में हेल्प करी थी। इसके अलावा एक जो कि इंडियन सिपोइज होते थे उनको बड़ी रैंक के अलावा क्लर्क की पोस्ट से ज़्यादा कोई पोस्ट नहीं दी जाती थी नॉन मिलिट्री डिपार्टमेंट्स में भी। एंड ऑफ कंपनी रूल, फेट ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो सील्ड, यानी जो कंपनी का रूल था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे राज करी थी, वो क्या हो गया था, एंड पे आ चुका था, वो ख़त्म कर दिया गया था, एंड ऑफ कंपनी रूल। क्योंकि अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में, उनको लगा था उसकी जो फेट थी, उसकी जो फेट को ख़त्म सील कर दिया गया था, क्योंकि उनका मानना था कि अब कंपनी अच्छे से रूल नहीं कर पाएगी आगे, क्योंकि इतना बड़ा रिवोल्ट हो चुका था। पावर ट्रांसफर फ्रॉम कंपनी टू द क्राउन, जो पावर थी वो पूरी ट्रांसफर कर दी गई थी कंपनी से टू द क्राउन, यानी अब जो डायरेक्ट रूल था ब्रिटिश क्राउन का वो स्टार्ट हो गया था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रही थी। द इंडियन बिगनिंग ऑफ डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, जैसा भी बताया, जो डायरेक्ट रूल था ब्रिटिश क्राउन का वो स्टार्ट हो गया था। अब जो क्वीन विक्टोरिया थी ब्रिटेन में, उन्हीं के ऑर्डर्स के थ्रू यहाँ पे भी चलता था सारा काम, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का भी। फिर फिफ्थ, द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज टेकन ओवर बाय क्वीन विक्टोरिया विच इन इफेक्ट मीन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो डायरेक्ट रूल आ गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। फिर फिफ्थ हमारा रिलीजियस टॉलरेंस, जैसे कि religious tolerance, Britishers has promised to follow the policy of religious tolerance। अब जो रिलीजियस टॉलरेंस, जैसे अलग अलग रिलीजन्स के लोग जैसा समझते थे, जैसा जो रिलीजन अपनाना चाहते थे, उनके रिलीजियस टॉलरेंस अडॉप्ट कर लिया गया था ब्रिटिशर्स ने। ड्यू अटेंशन वॉज पेड टू द कस्टम्स और ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया,
काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स पे करी गई थी अलग अलग कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो थे इंडिया के उनके ऊपर। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने स्पेशल अटेंशन पेज करी थी मुस्लिम्स पे, क्योंकि उनको लगता था कि जो मेन रिवोल्ट था वो मुस्लिम्स ने स्टार्ट किया था, उन्होंने उसको प्रोवोक किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए थे, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एबॉलिश, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी जिसमें डायरेक्ट जिसका बायोलॉजिकल हायर नहीं होता था रूलर का उसकी टेरिटरी को एनेक्स कर लेती, वो एबॉलिश ख़त्म कर दी गई थी। राइट ऑफ इंडियन रूलर्स व रीऑर्गेनाइज, जो इंडियन रूलर्स के राइट्स लिए गए थे उनको उनसे वापसी दिया जाता है, उनको उनका ऑनर वापसी दिया जाता है। पार्डन वॉज ग्रांटेड टू ऑल दो सब्जेक्ट दो स्टिल इन आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइडेड दे हैड नॉट बीन फाउंड गिल्टी फॉर द मर्डर्स ऑफ ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। अब जैसे मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें जुड़े हुए थे रिवोल्ट में, तो उसमें तो कुछ तो इंडियन सिपोइज भी थे जो कि ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे। इवन दो वो उसमें जुड़े हुए थे, ब्रिटिश आर्मी ने उनको भी माफ़ कर दिया था और उनको कहा था तुम वापसी ज्वाइन कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस वो उन्होंने किसी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स का यानी ब्रिटिश सिपोई का किसका मर्डर ना किया हो, तो वो वापसी आके आर्म्स अगेंस्ट मतलब गवर्नमेंट ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर सकते थे। ये कुछ चेंजेस आए थे हमारे रिजल्ट था म्यूटिनी का। अब इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो अब ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी आगे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।